अपनी पार्टी ने जम्मू व श्रीनगर में भरी हुंकार। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट की पार्टी ने की निंदा। रियल एस्टेट सम्मेलन के समझौतों पर भी उठाए सवाल। पीडीपी ने जम्मू को बाहरी हाथों में बेचने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर प्रशासन को रियल एस्टेट सम्मेलन को जरिया बनाने का ठहराया जिम्मेदार। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर कई संगठनों ने मिलाया हाथ। एक साथ मिलकर आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। परिसीमन आयोग द्वारा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पर जारी किए गए ड्राफ्ट और जम्मू में हुए रियल एस्टेट सम्मेलन के विरोध में अपनी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। अपनी पार्टी ने आज श्रीनगर और साथ ही साथ जम्मू में प्रदर्शन कर परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट के साथ साथ रियल एस्टेट सम्मेलन में हुए समझौतों पर एतराज जताया। श्रीनगर में अपनी पार्टी ने मौन प्रदर्शन करते हुए एक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया। वहीं पार्टी की जम्मू इकाई के नेताओं ने आज डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर को इन दोनों मुद्दों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। ये बदकिस्मती की बात है। एक पुरअमन एहतजाज करने हम निकले थे। बाज़ाब्ता हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया। इस वक्त लास्ट मोमेंट पे इन्होंने रिफ्यूज किया। हम क्या करने जा रहे थे? हम एहतजाज कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट डिलिमिटेशन की दी इन्होंने, ये लोगों को हमारे एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए हम लोगों को, हमारी पार्टी को एक्सेप्टेबल है। हमने रिजेक्ट किए। हम वजीर आजम से अपील करते हैं वो मुदाखलत करे इसमें, ताकि लोगों के जज्बात और जो इस कमीशन का मैंडेट है उसके मुताबिक डिलिमिटेशन की जाए। नंबर एक। नंबर दो, जो कल समिट हुआ जम्मू में, रियल एस्टेट का समिट, जहां बैकडोर से कोशिश की जा रही है नॉन डोमिसाइल्स को बसाने की, ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये बात सच है, जैसे एलजी साहब कह रहे हैं कि नॉन डोमिसाइल्स को नहीं बसाने दिया जाएगा, तो वो क्लियर करें कि साहब ये फ्लैट और जो प्लॉट बनेंगे ये खाली डोमिसाइल्स खरीद सकते हैं। हमारा कोई फिर एहतजाज उस पर नहीं होगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, अपनी पार्टी इसको मुस्तरद करती है। क्यों करती है? अपनी पार्टी का ये मानना है कि जो आईन के द्वारा मैंडेट है डिलिमिटेशन कमीशन को, उन्होंने वो फॉलो नहीं किया है। यही वजह है कश्मीर के अंदर भी लोग नाराज हैं, जम्मू के अंदर भी। यहाँ का सिख हो, यहाँ का रिफ्यूजी हो, यहाँ के अदर सेक्ट, वो अनरिप्रेजेंटेड फील करते हैं। दूसरा जो हमारा है, दूसरा ये है कि जो रियल एस्टेट्स वालों के साथ नेगोशिएशंस हो रही है, लास्ट ईयर जो ये डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया, उससे वो मुतासिर हो रहा है। उस हम जो ये डोमिसाइल लॉ है, इसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जम्मू में हाल ही में हुए रियल एस्टेट सम्मेलन में प्रशासन द्वारा 39 एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर के विरोध में बिफरी पीडीपी अब सड़कों पर उतर आई है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जहां इस पर एतराज जता चुकी है, वहीं जम्मू में आज उन्हीं की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर जम्मू कश्मीर को बाहरी लोगों के हाथों में बेचने का आरोप लगाया। पीडीपी ने शहर में एक रोष मार्च निकालने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को विफल बना दिया। हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये जो एलजी साहब ने एक नया एनके में रियल एस्टेट वो उन्होंने कमिट किया है वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर की जो लैंड है वो बाहर के लोगों को बेची जा रही है। जम्मू कश्मीर में आज बाहर के लोग जो आगे वो जम्मू कश्मीर की लैंड को ले जा रहे हैं, जिसको कि हमारे जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंट हमें गारंटी थी 5 अगस्त 2019 से पहले लो नहीं किया जाता था। आज मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर की जमीन बाहर के लोगों को बेचना चाहते हैं, तो इससे जम्मू कश्मीर का क्या भला होने वाला है? मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूं, रोजगार कहाँ मिलेगा जम्मू के नौजवान को? आप जो हमारे रिसोर्स है, जो कुछ हमारा सामान बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को एक और तोहफा दिया है कि हमारे रिसोर्स है वो बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। लोगों ने किया ये 39 जो एमओयू साइन किए सरकार ने, जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोगों की जमीनें थी, जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स की जमीन थी, और उस जमीन को इन्होंने बाहर की कंपनियों को दे दिया, और जिसके ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी भी नहीं है, और ये सारे के सारे बाहरी लोगों को ला के हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर बसाना चाहते हैं। यही इनका मिशन
है और इसी मिशन के तहत ये जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर की लैंड थी उसके भी लॉज इन्होंने चेंज कर दिए कि एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम लिहाजा ये जमीनें उठा के बाहर के बड़े बड़े पूंजीवाद हैं उनको हम ये जमीन जो है बेच देंगे। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर कई संगठनों ने हाथ मिला लिया है। जम्मू में आज युवा राजपूत सभा के साथ साथ शिवसेना बाला साहब ठाकरे की प्रदेश इकाई और एकजुट जम्मू संगठन ने जम्मू में महाराजा के प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इन संगठनों ने चेतावनी दी कि इस साल के पहले महीने में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू के हितैषी भाई भाई हैं, अंकुर जी हो गए, सानी साहब हो गए, ये भी अब एक मंच पे छुट्टी की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि 7 तारीख को हम मैजी साहब से मिले थे, उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा था, तो हमने डिसाइड किया था कि 1 महीना तक युवा राजपूत सभा कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी, कोई पुल बंद नहीं करेगी। लेकिन बड़ी जल्द ही हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 7 तारीख के बाद 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इन 3-4 तारीखों तक युवा राजपूत सभा का टेंट जो है वो पुल पे लगेगा और जब तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं होगी पूरे जम्मू के लोगों को साथ लेके, जम्मू के डोगरों को लेके हम युवा राजपूत सभा, एकजुट जम्मू, शिवसेना और भी हम सारे राजनीतिक दलों को कहना चाहते हैं कि जो जम्मू के हितैषी हैं वो हमारे साथ महाराजा की छुट्टी की डिमांड के लिए पुल पे बैठ जाएं। जम्मू की सभी कोर्ट्स को एक जगह मुहैया करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट एमके भारद्वाज ने इन सभी मांगों का ब्यौरा देते हुए बताया कि आज के प्रदर्शन के जरिए इन मांगों को आम जनता तक भी पहुंचाया गया है और वकीलों के पास अब आंदोलन शुरू करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। जम्मू शहर के अंदर सारी कोर्ट्स एक ही लोकेशन पे सिचुएटेड होनी चाहिए। जानीपुर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास बहुत सी जगह है, वहाँ एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए और अच्छा मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बने जिसमें रजिस्ट्रेशन वर्क हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहाँ पे शिफ्ट हो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो भी वहाँ लोकेटेड होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी जो कंज्यूमर फोरम्स हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, कंज्यूमर फोरम्स बननी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी वहाँ लोकेटेड होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन बनना चाहिए। जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो सारी की सारी खामोश जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बैठी हुई है। आज हमने पब्लिक डोमेन में अपनी डिमांड्स लाई हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हर एक तरीके से हर एक एंड पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। इस सूरत में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम जम्मू सूबे की पूरी आवाम को अपने साथ जोड़ेंगे और जो अपनी एजिटेशन है इसको आगे बढ़ाएंगे। श्रीनगर की हैदरपोरा मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे पीएजीडी में शामिल दलों के खिलाफ जम्मू में आज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन कर मंगलवार को पुलिस द्वारा गठित सिट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, लिहाजा पीएजीडी में शामिल दलों को राष्ट्र के साथ साथ सुरक्षा बलों से भी माफी मांगनी चाहिए। पीएजीडी ने हैदरपोरा में निर्दोष लोगों को मारने का आरोप सुरक्षा बलों पर लगाया था, लेकिन सिट की रिपोर्ट ने इसमें शामिल दलों के दावों की हवा निकाल दी है। पीएजीडी को यह जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार की गंदी राजनीति वो लोग कश्मीर में बैठ करके करने की कोशिश कर रहे थे उसका आधार क्या है? अरे तुम लोगों में फूट पड़वा रहे हो, जम्मू कश्मीर कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो और कश्मीर के लोगों को फिर हिंदुस्तान से अलग करके लेकर के जा रहे हो। अरे गंदी राजनीति तुम्हारी खुल गई। एसआईटी की रिपोर्ट ने सारी की सारी चीजें साफ कर दी और मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट का जो ग्राउंड और आधार होगा वो भी एसआईटी की रिपोर्ट होगी। वो सब के सब लोग जो थे वो आतंकवादियों को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, वो सब के सब लोग जो थे वो आतंकवादियों को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देते थे, तभी जो है उनको मौत के घाट उतारा गया और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं मारा है। उन्हीं आतंकवादियों ने जिनका वो समर्थन करते थे उन्होंने अपने सामने उनको रख करके मरवाया है। तो शेम टू पीएजीडी एंड दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन एंड दे शुड अपोलोजाइज टू द आर्मी फॉर डिफेमिंग देम एंड ब्लैकलिस्टिंग देम ऑन सच ए मॉरल ग्राउंड।
शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ पहाड़ी समुदाय ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। समुदाय ने आरोप लगाया कि अपने आप को स्वयंभू ट्राइब कहने वाले इन तत्वों को यह हजम नहीं हो रहा है। अब जब पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलने की उम्मीद बंधी है तो ये लोग इसकी मुखालफत पर उतर आए हैं। आज यहाँ पे पहाड़ी ट्राइब्स का एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया है। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए रखा है कि पहाड़ी कबीला पिछले 40 साल से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग कर रहा है जम्मू कश्मीर में, और जब अब भारत सरकार हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ चंद लोग जो हमारी पता नहीं किस वजह से मुखालफत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहाड़ी और गुज्जर समाज के लोग जम्मू कश्मीर में मिलजुल कर रहते हैं, अपने इलाके में भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन चंद वो सूट बूट और टाई वाले ट्राइब जो अपने को ट्राइब कहते हैं, लेकिन वो हजारों रुपए वाले सूट पहनते हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, और आईफोन से सोशल मीडिया पर सिर्फ मैसेज करते हैं कि पहाड़ी ये हैं, ये वो हैं, वो है। मैं उनको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपने इन हरकतों से बाज आएं और पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी को लड़ाने की कोशिश ना करें। हम पिछले हजारों सालों से इस इलाके में भाइयों की तरह रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आगे भी रहें। मैं उनको ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह पहाड़ी कबीले के लोग अपनी इस मांग को आगे रख रहे हैं और बड़े बड़े गुज्जर लीडर ने भी हमारी डिमांड को सपोर्ट किया है, मैं उनको कहूंगा कि वो भी हमारी सपोर्ट करें ताकि आने वाले वक्त में हम मिलजुल कर यहाँ पे रहें और तरक्की, हम सभी लोगों की तरक्की साथ में हो। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देश में लगी इमरजेंसी के दौरान यातनाएं सहने वाले और मौजूदा समय में जीवित लोगों के मुद्दों को लेकर पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। रमेश अरोड़ा ने ऐसे लोगों को एक पहचान देने सहित अन्य मांगों से उपराज्यपाल को अवगत करवाया। उपराज्यपाल ने अगले साल जून महीने तक इस संबंध में कोई ऐलान करने का आश्वासन दिया है। रमेश अरोड़ा ने इसके अलावा भी कुछ मांगों से उपराज्यपाल को अवगत करवाया। और गवर्नर साहब ने श्योर किया है कि वो जून के महीने में उसका कुछ न कुछ रिकग्निशन का प्रोसेस तय किया जा सकता है। हमारा ये कहना है कि लगभग 11 स्टेट्स हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, हाई कोर्ट ने भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और जिन्होंने उनका रिलीफ या बाकी जो भी बेनिफिट्स उनको दे रहे थे वो बंद किए थे। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद ने, राजस्थान ने उनको अपहेल्ड किया है कि ये गलत किया है और जो डिसीजन था ठीक था गवर्नमेंट का कि उनको ऑनर करना। 1975-77 इमरजेंसी का ऐसा पीरियड था जिस समय लोगों ने काफी यातनाएं, काफी एट्रेसिटीज भुगती हैं, और इस स्टेट के अंदर भी ओंकार अरोड़ा इस तरह के लोग थे, बहुत बुरी तरह उनका टार्चर किया गया था। ऐसी सारी बातें उनके सामने रखी गई हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको सीरियसली कंसिडर करने की उन्होंने एश्योरेंस दी है। और बाकी जो विषय जो है रेलवे स्टेशन का, खासतौर पे जो ओल्ड हेरिटेज रेलवे स्टेशन है विक्रम चौक वाला, उन्होंने श्योर किया है कि उसको हेरिटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने 12,000 करोड़ रुपए के बजट में से 3 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 9,000 करोड़ रुपए के फंड लैप्स होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ई टेंडरिंग की प्रक्रिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने यह फंड लैप्स होने पर कड़ा एतराज जताया। जो 12,000 करोड़ रुपया का पैक्स बजट का 3 टायर सिस्टम को जो मिला था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, उसमें से तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया वापस हो गया ड्यू टू ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग की वजह से ये पैसा हमारा वापस हुआ है। और हम पहले कहते थे कि अगर आपने पंचायतों को अख्तियारात दिए हैं, अगर पंचायतों को आपने डीडीओ पावर्स भी दी हैं, तो फिर ई टेंडरिंग आप कर रहे हैं, तो ई टेंडरिंग आपको अगर करनी थी, करवानी थी, तो बिल्कुल जो है एडवांस में करवानी चाहिए थी, ताकि ये काम दिसंबर महीने से पहले पहले जो है वो खत्म हो जाते। आरएसपुरा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों के लिए प्रशासन की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया।
जिसका शुभारंभ डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत ने किया। उन्होंने बताया कि इस कैंप में आयुष्मान भारत कार्ड से वंचित लोगों के कार्ड बनाकर उन्हें मौके पर ये कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे। बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। उसमें काफी जो लोग थे वो ये हेल्थ कार्ड मिलने से वंचित रह गए थे, उनको नहीं मिल पाए थे किसी कारण। तो आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, ताकि जो लोग इस फैसिलिटी से रह गए थे उनको ये हेल्थ कार्ड जो है वो मिल सकेंगे। और आरएसपुरा में जो कैंप लगाया गया है, हमारे तहसीलदार साहब और डीसी साहब की डायरेक्शन के तहत यहाँ पे जो शुरुआत की गई है, ये लोगों को एक बहुत अच्छी सहूलत है और लोगों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मैं आम जनता से भी ये अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका हेल्थ कार्ड रह गया है वो आके यहाँ हेल्थ कार्ड। विजयपुर में एक शोरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से शोरूम जलकर राख हो गया। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग की इस घटना की जांच शुरू कर दी है। से धुआं निकल रहा है। पहले तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ। सारी फैमिली जब शोरूम खोला कि हमने देखा तो ऊपर का फ्लोर है, वहाँ पे आग लगी हुई थी। लेकिन आग इतनी तेज थी कि हम अंदर जा नहीं पा रहे थे। बीडीसी चेयरमैन सुरजीत कुमार और डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार ने गांव दियोली का दौरा कर दियोली कोटली मियां फतेह मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे सड़क के मरम्मत की इस कार्य पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रोड का काम है जो कोटली मियां फतेह से लेकर दियोली टिब्बे तक है। 4.5 किलोमीटर के करीब ये एरिया है और ब्लॉक इसमें आरएसपुरा भी है और बिशना ब्लॉक भी है। अलॉटमेंट जो है इसकी 2 करोड़ के करीब है, तो जिसमें मेरे ख्याल में इन्होंने 22 लाख जो है वो उसको पेंडिंग रखा है, उसके लिए कि जो बाद में इसको बर्म वगैरह शगैरह जो साइडें होती हैं, क्योंकि आप देखते हो जो भी सड़कें बनती हैं बाद में उनका मुख्य टूटने का कारण एक ही होता है कि उनके बर्म नहीं भरे जाते हैं। जो साइड में खड्डे रहते हैं तो उससे पानी नीचे जाता है। जब गाड़ियां क्या कहते हैं हैवी व्हीकल ऊपर चलते हैं तो वो बैठ जाते हैं। बिजली विभाग और विवाद दोनों का चोली दामन का साथ है। आए दिन बिजली विभाग किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहता है। यह विभाग खासतौर पर बिजली के बिलों को लेकर अधिक सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही एक बिजली के बिल का विवाद सामने आया है मेंढर के अड़ी क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति के घर में बिजली अभी पहुंची भी नहीं है और विभाग ने उस व्यक्ति को 1 लाख से भी अधिक रुपयों का बिल थमा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। ये मकान है आड़ी के रहने वाले उमर काजी का। ना ही इस मकान में कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की। यहाँ तक कि इस मकान में बिजली की भी कोई तार नजर नहीं आ रही। लेकिन बिजली विभाग ने उमर काजी को 1,03,000 रुपए का बिजली का बिल थमा दिया है। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाला उमर काजी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों के आगे गुहार लगा चुका है कि उसके घर में बिजली ही नहीं है, फिर विभाग कैसे उसके नाम पर बिल जारी कर रहा है। सर मेरे साथ ये मामला हुआ कि मैंने एप्लीकेशन बहुत दी है ए साहब के पास, जे साहब के पास, तो मेरा कनेक्शन काट लो, मेरा बिजली है ही नहीं है, कनेक्शन कैसे चल रहा है। कनेक्शन ऐसे हवाई काटा गया
और गरीबों की किसी ने सुनाई किया नहीं है। तो मैंने 15-20 एप्लीकेशनें ये रखी है इधर अपने पास, और मेरा बिल बन गया 1,03,000 रुपया, 1,03,000 रुपया। तो इन्होंने बिल बना के भेजा है। मुझे बोल रहे हैं आप सुन को जज बैठा था उधर, आप जाना था तो सूद माफ हो जाता। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों चोर बनूं उधर का, जब मेरे घर कनेक्शन ही नहीं है, पोल ही नहीं है, तार ही नहीं है। तकरीबन 100 मीटर मेरे घर से दूर रहते हैं ये एक निहायत गरीब आदमी है। इतना गरीब है कि जिसके पास खाने के लिए 10 सेर मक्की या 10 सेर दहन नहीं होता है। अरसा 10-15 साल से ये बेचारा अलग मकान बना हुआ है। आज तक हमने इसकी बिजली नहीं देखी, मकान में बिजली नहीं लगी हुई है। लेकिन ये आज मैंने जब बिल देखा तो बड़ा दुख हुआ। बिना बिजली के बिल के इस मामले को हल करने के लिए स्थानीय सरपंच ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें अवगत करवाया कि उमर काजी के घर में बिजली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली के बिल का मामला हल नहीं हुआ। और जो सरपंच है वो भी गया, वो भी बोलता था भाई इसके पास है ही कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं नहीं ये बस हम काट देंगे, कुछ भी नहीं, कोई काटता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे चल रहा है। और कोई इंसाफ कर ही नहीं रही गवर्नमेंट। उमर काजी ने बिजली विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में बिजली दिन रात चलती है, लेकिन उन्हें विभाग बिल नहीं भेजता, और जिन लोगों के घरों में बिजली का कहीं नामो निशान नहीं, उन्हें विभाग बिजली के भारी भरकम बिल भेज रहा है। और ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हों के बगैर कनेक्शन तो बिजली चल रही है, जिसकी चलती है उसका कनेक्शन ही नहीं है, जिसके घर बिजली नहीं है उसका कनेक्शन चल रहा है। वहीं जब इस मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही बिल के इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। इसकी हम इंक्वायरी करते हैं। अपरेंटली ये कह रहे हैं कि इनके घर में कनेक्शन भी नहीं है और इतना ज्यादा बिल तो मुझे लगता नहीं है, मे भी कुछ एरर भी हो सकता है। तो मैं अभी एडब्ल्यू साहब से इंक्वायरी करवाते हैं इनके बारे में। बिजली के बिल का ये मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जो बिजली विभाग की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। मेंढर से जावेद इकबाल के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जीएमसी जम्मू व इसके सहयोगी अस्पतालों में मौजूदा समय में कोविड मरीजों की संख्या 27 पहुंच चुकी है। जीएमसी अस्पताल में हालांकि 8 मरीज ही भर्ती हैं, जबकि डीआरडीओ अस्पताल में ये आंकड़ा 19 जा पहुंचा है। डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती मरीजों में से कुछ का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास भी रहा है। डॉक्टरों ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है कि वो कोविड गाइडलाइन से किसी भी प्रकार का समझौता न करें। ऐसा करने से ही कोरोना को और फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 4 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जितने पुराने पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से कोई भी पेशेंट हमने डिस्चार्ज नहीं किया है। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 27 पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हैं, जिनमें से 8 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 19 पेशेंट जो है हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। आपके माध्यम से जैसे बार बार पहले से भी रिक्वेस्ट की जाती है और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है, ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है पिछले दिनों में इनके केसेस में काफी गिरावट आ गई थी, अब दोबारा से इनमें बढ़ोतरी हो रही है। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके 3 स्टेप्स जो है वो याद रखिए। एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है और हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो वैक्सीनेशन है, जितनी जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करवा लीजिए। और तीसरी जो चीज है कि अगर किसी को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो मेहरबानी करके उसको छुपाइए नहीं, जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आके अपना टेस्ट करवाइए। आपके कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं उनको भी इन्फॉर्म करिए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।